बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 26 हमारा कंटिन्यू है। हम पढ़ रहे हैं कि आप रिसर्च रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसमें इसके हम सुपर से टेक्सचर देख रहे थे, कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए लास्ट वीडियो में, बाकी अब करेंगे लिटरेचर रिव्यूज़। फर्स्ट प्रेजेंट द मेन पीसेस ऑफ नॉलेज कम्युनिकेटेड इन द लिटरेचर। जो आपने लिटरेचर, अगर आपने किसी लिटरेचर से हवाला दिया ना रिपोर्ट में, यानी कि कोई कोटेशन ऐड करें, कोई लिटरेचर की बात, कुछ भी पीस ऑफ लिटरेचर ऐड करें, तो क्या करें, पहले जो उसका पीस ऑफ नॉलेज है उसको मेन जो पीस ऑफ नॉलेज है जिसके लिए आपने उसको चूज़ किया, उस व्यू को, उसको ऐड करें कम्युनिकेटेड इन द लिटरेचर में जो दिया गया है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई सम सिग्निफिकेंट गैप इन दिस नॉलेज, द वेरी गैप योर ओन रिसर्च विल फिल। उसके बाद क्या करें कि जो गैप है नॉलेज में, यानी कि ऐसा गैप जो उस लिटरेचर व्यू में है कि आप कह लें कि किसी का कोटेशन है आपने वो ऐड किया, या किसी की डेफिनेशन आपने ऐड की है, किसी भी बड़े स्कॉलर की, आपकी रिसर्च से रिलेटेड है ना वो, लेकिन उसमें कुछ गैप है, कोई लैक्यूनाज हैं, आप उसको डिस्कस करें अपने अपने मुताबिक कि मेरी रिसर्च इस लैक्यूनाज को, या जो वीक पॉइंट्स इस डेफिनेशन के, उनको फिल आउट करती है, ठीक है। इन दिस वे यू एस्टैब्लिश द स्पेशल कंट्रीब्यूशन दैट योर रिसर्च विल मेक, ठीक है, कि अपनी रिसर्च का आप कंट्रीब्यूशन इसी तरह कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर लिटरेचर रिव्यू में, हिस्ट्री में कुछ ऐसी रिसर्च हो चुकी हैं लेकिन उसमें कुछ लैक्यूनाज रह गए हैं, कुछ कमी रह गई है, आप उसको फिल आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी रिसर्च का जो पर्पज़ है वो फिल कर रहे हैं। A second way to establish the importance of your research is to review the existing knowledge on your subject. एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन जो सब्जेक्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट पे जो नॉलेज आपका एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो नॉलेज प्रेजेंट तक, यानी कि टिल नाउ जब आप रिसर्च करें उस वक्त तक जितना नॉलेज आपके रिसर्च के बारे में आ गया उसको आप इस्टेब्लिश करें, उसकी इंपॉर्टेंस को इस्टेब्लिश करें अपनी रिसर्च में, ठीक है। अगर आप कोई न्यू थिंग ऐड नहीं कर पाते, कोई न्यू गैप किसी लिटरेचर रिव्यू से लेकर उसको फिल आउट नहीं कर पाते, तो क्या करें, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी आप इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करें लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। राइटर यूजली डू दिस बाय रिव्यूइंग द प्रीवियसली पब्लिश लिटरेचर। जो पहले उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे लिटरेचर पब्लिश हो चुका है उसको रिव्यू करके राइटर इस पर्पज़ को, सेकंड वाले को फुलफ़िल करते हैं। जनरली यू कैन अरेंज अ लिटरेचर रिव्यू इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में लिटरेचर रिव्यू अरेंज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये पॉइंट याद रख लें कि लिटरेचर रिव्यू जनरली 2 पार्ट्स में अरेंज होता है। Literature review, a great deal of research in social psychology. Social psychology has focused on variable influencing an individual's attraction to an other at an initial encounter, usually in laboratory settings. ये एक देखें नीचे इसका सारा हवाला दिया गया है कि बर्गर शील्ड एंड वाल्स्टर 1978, ब्रैनी 1971, हस्टन एंड लेविंगर 1978, ये इसका लिटरेचर रिव्यू है, देख रहे हैं ना आप, उसमें से ये स्टेटमेंट ली गई है, आगे ये सारा उसका हवाला दिया गया। अच्छा, स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ग्रेट डील ऑफ रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च की गई, उससे ये हमें पता चला कि वेरिएबल इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल इंटरेक्शन का। जब फर्स्ट टाइम आप किससे एनकाउंटर करते हैं तो आपका वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग होती है आपके इंटरेक्शन का, ठीक है, और यूजली इन लेबोरेटरी सेटिंग वट एवर। येट वेरी लिटल डेटा एग्जिस्ट ऑन द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल इन द रियल वर्ल्ड मूव बियॉन्ड इनिशियल अट्रैक्शन टू डेवलप अ फ्रेंडशिप। ये तो आपका एनकाउंटर हो गया ना लेबॉर्ट्री में, और वो कह रहा है कि अगर आप आपने लेबॉर्ट्री में किसी नए बंदे के साथ मिले या आपका एनकाउंटर हुआ है तो ये होता है, ये 2 लाइन्स में बता दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि वेरी लिटल डेटा एग्जिस्ट इन द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल इन द रियल वर्ल्ड में आप अगर मूव आउट करते हैं और आपका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है फ्रेंडशिप का, तो वेरी लेस डेटा मूव होता है। इसका even less data is known about the way developing friendship are maintained and how they evolve over time. ये भी रिसर्च है, और एक उसका ये आपको ये व्यू नज़र आ रहा है जहाँ से ये ली गई है, ठीक है, कि ये रिसर्च है ना साइकोलॉजी की, कि अगर आप किससे मिलते हैं, इंट्रैक्शन होती है, तो फ्रेंडशिप का कितने ज़्यादा चांस है, या वट एवर जो भी होता है, ठीक है। हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो हमारे पास ये है, ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा, द राइटर टेल्स वट इज़ नोन ऑन हिज टॉपिक। अब राइटर वो ये बताएगा कि इस रिसर्च में, इस बात में या इस बात में कोई फ़र्क है। उसने अपनी रिसर्च में, अगर उसने फ्रेंडशिप पे या सोशल साइकोलॉजी पे रिसर्च की है, तो वो ये बताएगा कि मेरी रिसर्च में इतने लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया है, इसलिए इस डेफिनेशन में ये लैक्यूनाज है। यहाँ लिखा है वेरी लिटिल डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। मतलब राइटर इसको डिनाई करेगा या इसको वो परसीव करेगा या जैसे भी इसको, या इसमें कुछ और ऐड करेगा, ठीक है, इसी में वो फिल आउट इसको करेगा, इसके गैप को। द राइटर आइडेंटिफाइज द गैप इन नॉलेज एंड दैट हिज रिसर्च विल फिल इट। वही बात जो मैंने आपको बता दी।
नेक्स्ट है द राइटर कंटिन्यूज दिस डिस्कशन ऑफ प्रीवियस रिसर्च। राइटर जो है प्रीवियस रिसर्च की डिस्कशन, ज़ाहिर है जो प्रीवियसली हमने लिया लिटरेचर व्यू वो वाली डिस्कशन ही वो कंटिन्यू करेगा। और क्या करेगा, फॉर 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ अपनी रिसर्च में तकरीबन 3 पैराग्राफ तक वो प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू करेगा फॉर 3 पैराग्राफ। ठीक है, ये भी आपने अंडरलाइन कर लेना है कि प्रीवियस रिसर्च को कितने टाइम तक कंटिन्यू करेगा राइटर, 3 पैराग्राफ्स तक। ईच फॉलोज द सेम पैटर्न। It identifies an area of research, tells what is known about the area, and identifies gaps in the knowledge that will be filled by the research that the writer has conducted। वही बात जो बार बार हम करके आ रहे हैं कि आप पहले रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप लिटरेचर व्यू उसमें ऐड करके उसको कोट करके उसमें गैप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आप फिल आउट करेंगे अपनी रिसर्च के ज़रिए। 3 पैराग्राफ्स में आप प्रीवियसली डिस्कस करेंगे, वो बात हो गई ऊपर, और फिर आगे आप उसको गैप को फिल आउट नेक्स्ट करेंगे डिस्कशन करके, एक्सप्लेनेशन देके। These paragraphs serve an important additional function, also performed by many literature reviews. They introduce the established facts and theories that are relevant to the writer's work and necessary to the understanding of the report। ये वैसे जनरल बताया कि पैराग्राफ जो है आपका अंडरस्टैंडिंग राइटर की जो रिपोर्ट के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करेंगे और नेसेसरी स्टेप वटेवर जो भी बताएंगे। ओके, Writers almost always include literature reviews in the report they write for professional journals। प्रोफेशनल जर्नल्स के लिए जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें राइटर हमेशा लिटरेचर रिव्यू को ऐड करता है। ये बात भी अब आपने याद रखनी है कि ऐसी रिपोर्ट जो प्रोफेशनल जर्नल के लिए बनती हैं उसमें राइटर हमेशा अपना लिटरेचर रिव्यू को ऐड करता है। इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसके ऑपोजिट बात ये है कि दे ऑफन ओमिट रिव्यूज़ व्हेन राइटिंग टू रीडर्स इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। और लिटरेचर रिव्यू को इमिट किया जाता है जब इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हो। ये बात भी आपने अंडरलाइन कर लेनी, इसको पॉइंट आउट करें। इसको ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लिटरेचर रिव्यू को ओमिट कब करते हैं और नेसेसरीली उसको ऐड कब करते हैं। जब प्रोफेशनल जर्नल्स आप लिख रहे हो तो तब उसको आप ऐड करेंगे, और जब इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन कोई आप कर रहे हो रिव्यूज़ तो आप इसको ओमिट कर देते हैं। और इसकी वजह क्या है, दैट्स बिकॉज सच रिव्यूज़ आर ऑफन अननेसेसरी व्हेन एड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल रीडर्स। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन रीडर्स से आप एड्रेस कर रहे हैं ना, उनसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे रिव्यूज़ उनको देने की ज़रूरत होती नहीं है। Organization readers judge the importance of a report in terms of its relevance to the organization's goals and problems। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रीडर्स का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रॉब्लम पे। उन्हें लिटरेचर रिव्यू से या ये देने का उनका फ़ायदा नहीं है, नेसेसरी नहीं है। वहाँ उनका जो फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, उसके गोल्स और उसके प्रॉब्लम से। इसलिए ऐसी रिसर्च में आप लिटरेचर रिव्यू नहीं ऐड करते। वही आगे बात, नॉट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन टू द जनरल पूल ऑफ ह्यूमन नॉलेज। क्योंकि लिटरेचर व्यू से आप इसका जो अपना स्कोप है वाइड कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सपेंड हो जाता है और ह्यूमन नॉलेज तक चला जाता है, जनरल नॉलेज जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो आपके रीडर्स हैं, क्योंकि उनको इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई उनको लेना देना नहीं है, उनका होता है डायरेक्टली काम किससे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, प्रॉब्लम से, इसलिए उनको जो रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं उसमें आप लिटरेचर व्यू ऐड नहीं करते हैं। For example, the typical readers of the truck and satellite communication report were interested in the report because they wanted to learn how well their company's system would work। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था ना, टॉपिक अनाउंसिंग में बताया था कि ये एक सैटेलाइट टाउन है, ट्रक है और वो वट एवर, हमने ऊपर डिस्कस किया था इसको लास्ट वीडियो में, इसी लेक्चर के स्टार्ट में। अच्छा, तो वो यही कह रहा है कि जो कंपनी है ना, टिपिकल रीडर्स हैं जो सेटेलाइट वर्किंग से जिनका काम है, जो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं किस में भला, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी कंपनी का सिस्टम कैसे काम करे। उनकी कंपनी जीपीएस की या वट एवर कोई ऐसा सिस्टम है जिससे सेटेलाइट का लिंक है, वो उसमें इंटरेस्टेड हैं जानने में, तभी वो इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, मतलब उनका लिटरेचर व्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक आप कह लें नैरोअर आ जाता है स्कोप, जिसमें अपने काम से, गोल से, प्रॉब्लम से उनका होता है कंसर्न, और इसमें लिटरेचर व्यू ऐड नहीं किया जाता। To them, a general survey of the literature on satellite communication would have seemed irrelevant and perhaps even annoying। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई कि ऐसे लोगों के लिए उनका तो लिटरेचर व्यू से कोई काम ही नहीं है, कंसर्न ही नहीं है, तो उनको आप जब लिटरेचर व्यू देंगे, वो कह रहा है उनके लिए इरेलीवेंट है, और परहैप्स का मतलब होता है शायद उनको गुस्सा भी आए, अनोइंग उनके लिए, यानी कि वो उससे इरिटेट हों, अनोय हों, गुस्सा आए उन्हें कि ये हमारी फजूल चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है। A second reason that writers often omit literature reviews when addressing readers in organization is that such reviews rarely help such readers understand the reports। एक और दूसरी वजह है, वो कहता है कि क्योंकि जो रीडर्स हैं वो इसको ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए भी राइटर लिटरेचर व्यू प्रोवाइड नहीं करता जब वो विद एन ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा हो।
That's because the research project undertaken with an organization usually focus so sharply on a particular local question कहाँ गया local question that published literature on the subject is beside on the point. For example, a review of previously published literature on satellite communication would not have been helped readers understand the truck and satellite report. अच्छा, ऊपर एग्जांपल हमने पढ़ी ट्रक एंड सैटेलाइट रिपोर्ट वाली, जैसे हमने वो उसको टॉपिक ना उसमें इसको बात किया था, आपको बताया था ना कि सैटेलाइट सिस्टम है, उस पर आपने रिपोर्ट प्रिपेयर किया कि कैसे ट्रक ड्राइवर्स उसके साथ कर पाते हैं, उसके साथ वो कनेक्ट कर पाएँ। अच्छा, अब ऐसा बंदा जिसको ये चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उसको जीपीएस सिस्टम चाहिए या उसने लोकेट करना है अपने ड्राइवर्स को सेटेलाइट से कनेक्ट करवाना है, तो ये इसलिए होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, बाय ट्रक्स होता है, तो वो अगर बीच में एक्सीडेंट हो जाए या ट्रक ड्राइवर को कोई उसको डिजीज़ हो जाए या डेथ भी उसकी हो सकती है, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ मोबाइल सिग्नल या फिर पता है इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना, तो अगर जीपीएस से उनका हो तो फिर वो फ़ौरन उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाइड इसका स्कोप है। वेल, वो हमारा टॉपिक नहीं, हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस ये बात कर रहे हैं कि उसने सेटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है। अब ऐसे बंदे के लिए जो रिपोर्ट प्रिपेयर हो, उसको जब हम लिटरेचर रिव्यू दें, एक तो उसके लिए अनोइंग होगा, इरेलीवेंट होगा, अननेसेसरी होगा, और दूसरी बात ये कि ऐसा जो बंदा है उस वुड नॉट हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द ट्रक एंड सेटेलाइट रिपोर्ट। और ऐसे बंदे को जिसको प्रीवियसली आप लिटरेचर रिव्यू दे भी दें उसको, तो उसके लिए अनोइंग, इरेलीवेंट या ना भी हो, वो बहुत कूल पर्सन हो, आप सपोज कर लें कि उसको गुस्सा ना भी है, लेकिन फिर भी उसके लिए रेलिवेंट तो नहीं ना होगा। आप प्रीवियस कोई रिव्यू दे रहे हैं कि इतने में सेटेलाइट रिसर्च हुई 99 में या 1950s में, तो उससे उसको क्या फ़ायदा है? उससे उसको कोई कंसर्न नहीं है ना। उसका कंसर्न ये है कि अब वो कैसे सेटेलाइट से अपना सिस्टम कैसे कनेक्ट कर सकता है, मतलब उसका पर्पज़ ये, इसलिए उसको अगर लिटरेचर रिव्यू दें भी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए बिल्कुल वो आप कहने यूज़लेस है। इसलिए जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स हम बनाते हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू हम नहीं ऐड करते, ये बात आपने याद रखनी है। Sometimes, of course, literature reviews do appear in report written to organization readers. वो कह रहा है कि sometime ऐसा होता है कि जो organization readers को reports लिखी जाती है ना, वहाँ literature review appear होता है, मतलब हमें नज़र आता है। कैसे? Often they say something like this, कि इस तरह का वो होता है। In a published article, one of the competitors claimed to have saved large amount of money by trying a new technique. कि पहले जो एक ये आप पिछले लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि आप पहले कोई चीज़ जो पब्लिश हो चुकी है ना उसका हवाला दे रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू का ये मतलब है। तो अब ये कह रहा है कि पहले जो आर्टिकल पब्लिक हो चुका उसमें एक कंपटीटर ने ये क्लेम किया था कि वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को वो बाय ट्राइंग अ न्यू टेक्निक, नई टेक्निक के ज़रिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी सेव करने की कोशिश करेगा। ये लिटरेचर रिव्यू इन सेंस है किस तरह कि ये पब्लिश आर्टिकल, प्रीवियसली पब्लिश आर्टिकल का हवाला दे रहा है, इस सेंस में ये लिटरेचर रिव्यू है। मतलब आगे देखते हैं इसको। द पर्पज़ ऑफ द रिसर्च डिस्क्राइब इन दिस रिपोर्ट इज़ टू डिटरमिन वेदर और नॉट वी कुड एंजॉय सिमिलर रिजल्ट्स। अब यहाँ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन रीडर के लिए ऐसा लिटरेचर रिव्यू ऐड करें जिसका पर्पज़ ये होगा कि वो रीडर्स को ये बताए कि अब आपका जो रिज़ल्ट है वो इससे सिमिलर होंगे या नहीं। यानी कि अब आप बता रहे हैं ना कि पिछला जो आर्टिकल छपा था उसमें एक कंपटीटर ने ये क्लेम किया था कि वो नई टेक्निक्स के ज़रिए मनी सेव कर सकता है। तो अब लिटरेचर रिव्यू देने का यहाँ ये मकसद है कि अब का जो कंपटीटर्स हैं वो कर सकते हैं या नहीं, अब के जो रीडर हैं वो कोई ऐसा क्लेम कर सकते हैं या नहीं, ऐसा ही मतलब है ना। यानी कि ये आप कहने के टच है लिटरेचर रिव्यू का, एक्चुअल में ये लिटरेचर रिव्यू नहीं है। ये आता है सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन रीडर्स के लिए, लेकिन इसका पर्पज़ और होता है। Of course, the final standard for judging whether you should include a literature review in your report is your understanding of your purpose and readers in some way or other. However, the introduction to all your empirical research reports should answer your reader's question: why is this research important to us? यही बात जो हम ऊपर पढ़ के आए जब हमने सुपर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट का, उसमें ये बात हमने पढ़ी थी कि एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट का मेन जो फोकस है वो ये है कि वो रीडर को इस बात का आंसर देता है कि रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको इस बात का आंसर देने के लिए कोई लिटरेचर रिव्यू का टच देना है तो वो आप दे सकते हैं इन दिस फॉर्म, ये जैसे ऊपर आपको एग्जाम्पल दी गई, ठीक है। वरना विद इन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स के लिए लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत नहीं होती। ये एक अब कह रहे हैं जनरल रूल है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बी नंबर पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। अब नेक्स्ट हमारा है कि आपने सुपर स्ट्रक्चर में पॉइंट आ जाता है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बताने हैं, मकासद बताने हैं। एवरी एम्पिरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट हैज़ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। वो कह रहे हैं सारी की सारी रिसर्च के केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
These objectives define the focus of your project. Definitely आपके जो एम्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वही बताएंगे ना कि आपके प्रोजेक्ट का क्या फोकस था. Influence the choice of research method and shape the way you interpret your result. This readers of empirical research reports watch and know what the objects are. तो डेफिनेटली आपके रीडर आप जानना चाहेंगे कि आपकी रिपोर्ट, आपने रिसर्च किस मेथड में परफॉर्म की, उसका फोकस क्या था, आपका प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था. तो ये सारी बातें आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में रीडर को एक्सप्लेन करेंगे. The following examples from the satellite report shows one way you can tell your reader about your objective. ये नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है कि इस तरह से आप रीडर को अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बता सकते हैं. In a particular, we wanted to test whether we could achieve accurate data transmission and good quality voice transmission in the variety of terrains typically encountered in long haul trekking. We wanted also to see what factors might affect the quality of transmission. ठीक है, ये ऐसी सैटेलाइट रिपोर्ट की एक में उसमें बताया इसने ऑब्जेक्टिव का कि आपने ये रिसर्च की सैटेलाइट की. इसमें ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप वॉइस की ट्रांसमिशन की वैरायटी चेक कर रहे हैं. बात समझ आ गई ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव था. गुड वॉइस ट्रांसमिशन, गुड डेटा ट्रांसमिशन एंड गुड वॉइस क्वालिटी ऑफ वॉइस ट्रांसमिशन को चेक कर रहे हैं आप. और आपका यही पर्पज़ है कि वी वांटेड आल्सो टू सी व्हाट फैक्टर्स माइट हैव द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन. ये एक तो ये पर्पज फोकस आपका ऑब्जेक्टिव हो गया. और दूसरा ये है कि आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं, जो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं, जो उस पर असरअंदाज होते हैं. ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, पर्पस हो गए, एम्स हो गए, गोल्स हो गए, किसके भला, रिसर्च के. ओके. When reporting on research that involves the use of statistics, you can usually state your objective by stating the hypothesis you tested. हाइपोथेसिस कहते हैं कि किसी चीज़ पे आप अपना जो ओपिनियन दे रहे हैं ना, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं. आपने रिसर्च की, आप पर्सनल अपना कोई ओपिनियन उस पर बुल्ड करें. पर्सनल ओपिनियन पर्सनली नहीं, अपने एक्सपेरिमेंट पे, अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो ओपिनियन अपना बुल्ड करें ना, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं. अच्छा, वे अप्रोप्रिएट यू कैन एक्सप्लेन दिस हाइपोथेसिस इन टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी. अगर तो आपका हाइपोथेसिस ठीक है, तो आपने कहा कि मैंने इस ऑब्जर्वेशन से ये बात अखज़ की. तो ये बात अखज़ क्यों की कि आपने कहा कि पहले ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है, ये थ्योरी ये कहती है, ये थ्योरी ये कहती है, तो इसलिए मैंने ये इसमें से इस रिसर्च से गेन किया. तो पहले तो आप उसकी एग्जिस्टिंग थ्योरी की लाइट में उसको एक्सप्लेन करें. अगेन साइटिंग प्रीवियस पब्लिकेशन ऑन द सब्जेक्ट. तो गायर एग्जिस्टिंग थ्योरी की जब आप साइट करेंगे तो आप डेफिनेटली लिटरेचर व्यू देंगे ना, यानी कि प्रीवियस पब्लिकेशन को, जो पहले से पब्लिश हो चुका है मटेरियल, उसको आप साइट करेंगे. साइट का मतलब होता है हवाला देना. द फॉलोइंग पैसेज शो हाउ द राइटर who studied friendship explains some of his hypothesis. Notice how the author begins with a statement of the goal of research. अब जो हमने दो बातें पढ़ी थी ना, एक सैटेलाइट वाली, दूसरी फ्रेंडशिप वाली, यानी कि सोशल साइकोलॉजी वाली, ऊपर टॉपिक अनाउंसिंग में. अब ऊपर ये तो हो गया सैटेलाइट वाला. अब ये बता रहा है कि ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च बताया उसने, किसका भला, जो फ्रेंडशिप वाला है, सोशल साइकोलॉजी वाला है. इसमें हम इसको करते हैं हम नोट डाउन कि कैसे उसने ऑब्जेक्टिव अपना एक्सप्रेस किया रीडर के लिए. The goal of the study was to identify characteristics of behavior and attitude changes that occurred with interpersonal relationship as they progressed from initial acquaintance to close friendship. कह रहा है कि मेरी जो स्टडी है, यानी कि मेरी रिसर्च का ये गोल है क्या भला, कि मैं उन करैक्टरिस्टिक को, उन खसूसियात को आइडेंटिफाई करूँ. कौन सी? ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, आपके रवैये की, आपके एटीट्यूड की चेंज होने की जो करैक्टरिस्टिक हैं, खसूसियात हैं, उनको आइडेंटिफाई करें. दैट अकर्ड विद एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आपके आपस के ताल्लुकात से आपका बिहेवियर या एटीट्यूड चेंजिंग आती है ना, उन करैक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना उसका गोल है, यानी कि उसका पर्पज़ है, उसका ऑब्जेक्ट है. किसका भला? उसकी रिसर्च का. और क्या ऑब्जेक्ट है उसका? और फोकस करे किस पे? इनिशियल एक्वेंटिस टू क्लोज फ्रेंडशिप. ठीक है, एक्वेंटिस कहते हैं कि किसके साथ आपकी वाकफियत हो छोटी मोटी, तो वहाँ से शुरू करके आपकी शुरू की वाकफियत से लेकर आपकी क्लोज फ्रेंडशिप तक. ठीक है, जो आपकी बिहेवियर चेंज, एटीट्यूडनल चेंज आते हैं, उसके उनकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी करना, ये गोल हो गया. With regard to friendship benefits and cost, it was predicted that both benefits and cost would increase as the friendship developed. फिर वगैरह बेनिफिट्स एंड कॉस्ट के हवाले से देखें तो ये प्रेडिक्ट किया गया है, यानी कि ये आप कहने की आसानी की गई है कि दोनों चीज़ें जो बेनिफिट्स एंड कॉस्ट हैं, जैसे फ्रेंडशिप डेवलप होती है, जो उन चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं.
The ratings of both the cost and benefits would be positively correlated with the rating of friendship intensity, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, शिद्दत होगी आपकी दोस्ती में, उतनी ज़्यादा कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इंक्रीज होंगे. ये मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दोनों एक दूसरे के, और पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपकी फ्रेंडशिप की इंटेंसिटी पे इसका. In addition, the types of benefits listed by the subject was expected to changes as the friendship develops. अब ये पैराग्राफ पढ़ के हमें पता चल गया कि इसकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो फ्रेंडशिप कैसे होती है, यानी कि हम किसी एक नए बंदे से मिले, हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमारी थोड़ी बहुत सलाम दुआ हुई, इनिशियल एक्वेंटेंस जिसे कहते हैं हमने कहा, उससे अगर उस बंदे से हमारी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है तो उस तक हमारे जो बिहेवियर चेंजेज है, हमारे एटीट्यूड में जो चेंज आता है, वो सारा कुछ उसने अपनी रिसर्च में स्टडी करना है. ठीक है, ये पैराग्राफ हमें पता चल गया, पढ़ के पता चल गया, यानी कि इस पैराग्राफ में उसने हमें अपनी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बता दिया. ओके, नेक्स्ट है मेथड. When reading the reports of your empirical research, people will look for precise details concerning your method. Definitely, जब आपकी रिसर्च पढ़ रहे हैं, रिसर्च पेपर या रिसर्च रिपोर्ट लोग पढ़ रहे हैं, तो वो इस बात में ज़रूर कंसर्निंग बल्कि इंटरेस्टेड होंगे कि वो मेथड जाने जिस मेथड से आपने रिसर्च की है. रिसर्च के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, एक जैसे आपने क्वेश्चनियर्स फिल किए होंगे, होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो क्वेश्चनियर्स के ज़रिए रिसर्च होती है, और एक सर्वे होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं, वन बाय वन आपने ढेर सारे मेथड होते हैं रिसर्च के. मतलब ये है कि आपने अपने मेथड को एक्सप्लेन करना है अपने रीडर्स के सामने. दो डिटेल्स सर्व थ्री पर्पसेस हैं आपके मेथड एक्सप्लेन करने के. वो कौन से हैं भला? दे लेट द रीडर्स असेस द साउंडनेस ऑफ योर रिसर्च डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएट फॉर प्रॉब्लम यू आर इन्वेस्टिगेटिंग. 3 पर्पस ये बताएं. पहला पर्पस तो ये है कि आपकी साउंडनेस बताएंगे, कि अगर आप मेथड बताएंगे ना, एक्सप्लेन कर देंगे, तो रीडर को पता चलेगा हाँ यार इसने ये अडॉप्ट किया, ये टेक्निक्स अडॉप्ट की जो एग्जिस्ट कर रही हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, तो डेफिनेटली इसकी रिसर्च साउंड है और एक्यूरेट है, अप्रोप्रिएट है. ठीक है, आपकी अथेंटिसिटी का अंदाज़ा हो जाएगा रीडर को. और सेकंड इसका है कि द डिटेल इनेबल यू रीडर्स टू डिटरमिन द लिमिटेशन दैट योर मेथड माइट प्लेस अपॉन द कंक्लूजन यू ड्रॉन. कि आपने जो डिटेल अपने मेथड की प्रोवाइड की है रीडर के लिए, वो उसको ये डिटरमिन करेगी द लिमिटेशन दैट योर मेथड माइट प्लेस अपॉन द कंक्लूजन यू ड्रा. आपने जो कंक्लूजन अपना नतीजा निकाला है अपनी रिसर्च में, उसमें आपने जिन चीज़ों पे लिमिटेशन किया, यानी कि बार लगाया, जिन चीज़ों पे आपने कहा है कि ये चीज़ें आप नहीं करें, रिसर्च में बताया है कि ये चीज़ें इससे ये साबित होते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हो, ये नेगेटिव है, ये लिमिटेशंस हैं, तो वो भी यानी कि उस पर भी उसको यकीन आएगा. मतलब वही बात कि आपकी अथेंटिसिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. थर्ड पर्पस है द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू रीडर रिपीट योर एक्सपेरिमेंट इफ दे विश टू वेरीफाई योर रिजल्ट और कॉन्टेक्ट सिमिलर रिसर्च ऑफ द ओन. यानी कि आपने डिस्क्राइब कर दिया ना मेथड अपना, कि आपने ये किया, फिर ये किया, इस तरह रिसर्च की, तो अगर वो आपके रिजल्ट को उसमें उसको कोई डाउट हो, वो उसको वेरीफाई करना चाहे, तो वो उसी मेथड को दोबारा खुद से अडॉप्ट करे और वो कर ले दोबारा से. यानी कि उसको आप पे शक है तो वो खुद से कर ले. मतलब वो आपका मेथड को खुद ही अडॉप्ट करके खुद ही से आपको अथेंटिसिटी को या आपकी क्रेडिबिलिटी को चेकआउट कर सकता है रिसर्च की. ठीक है, इसलिए भी आप मेथड को एक्सप्लेन कर दें. द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड अबाउट जो मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर रिसर्च. ठीक है, कि जैसी रिसर्च की नेचर होगी वैसी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे अपने रीडर्स को. यानी कि वैसे आपने किया होगा ना मेथड अडॉप्ट, और वही फिर आप मेथड जो आपने अडॉप्ट किया होगा वो आप एक्सप्लेन कर देंगे. नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड की गई है मेथड के, यानी कि मेथड लिखने की एक तरीका आपको एक इलिस्ट्रेशन से बताया गया है. एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट टर्म एट द यूनिवर्सिटी, college freshmen selected 2 individuals whom they had just met and completed a series of questionnaires regarding their relationships with those 2 individuals at 3-week intervals through the school term. ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक कॉलेज फ्रेशमैन है, वो यूनिवर्सिटी गया है, उसने 2 इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है. ठीक है, कि बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट टर्म एट द यूनिवर्सिटी, जिन्होंने जो यानी कि नए यूनिवर्सिटी में आया, फर्स्ट टाइम है जिनका यूनिवर्सिटी में, उनमें से 2 इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें जो अभी कुछ लोगों से मिले हैं. ठीक है, एट जस्ट मैच जो अभी मिले हैं, और क्या करें सीरीज ऑफ क्वेश्चन ईयर है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, यानी कि ऊपर जैसे हमने सोशल साइकोलॉजी को डिस्कस किया ना, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, और उनसे क्वेश्चन ईयर फिल करवाएं. कैसे करवाएं? 3 वीक्स इंटरवल थ्रू द स्कूल टर्म. ठीक है, 3 वीक्स इंटरवल पे, यानी कि पहले कुछ क्वेश्चन ईयर फिल करवाएं, फिर कुछ इंटरवल के बाद कुछ, यानी कि 3 वीक्स में आप उनसे क्वेश्चन ईयर फिल करवाएं. किन से? 2 इंडिविजुअल से.
ये एक एग्जांपल होगी मेथड की, कि यानी कि आपने ये बताया है कि आपने ऐसा मेथड अडॉप्ट किया है जिसमें आपने सोशल साइकोलॉजी पे आपका रिसर्च थी ना, तो आपने मेथड अडॉप्ट किया क्वेश्चनियर वाला, कि आपने ऐसे 2 फ्रेशमैन जो नए यूनिवर्सिटी के बिगनिंग टर्म थे उनको आपने लिया है और उनसे आपने क्वेश्चनियर फिल करवाया। ये आपने अपना मेथड बता दिया, ठीक है, रिसर्च करने का अपने रीडर्स को। और इन द रिमेनिंग ऑफ द पैराग्राफ, बाकी पैराग्राफ में आप ये बताएं, द राइटर एक्सप्लेन द क्वेश्चन इज आस्क द फ्रेशमैन टू टेल अबाउट थिंग्स सच एज। तो पहले तो आपने मेथड बता दिया, फिर आपने आगे ये बताना है कि आपने क्वेश्चनियर में क्या पूछा था, ठीक है बच्चे। आप इसको दोबारा से एक बार सुने, थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन आप इसको फोकस करें। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। उसके हमने सुपर स्ट्रक्चर देखा, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं आउटलाइंस को, ठीक है, हेडिंग्स को। उसकी हेडिंग में हमने मेथड की हेडिंग देखी कि मेथड की हेडिंग में हम क्या लिखते हैं। तो मेथड की हेडिंग में हम ये लिख रहे हैं कि जिस मेथड से हमने रिसर्च की है ना, जो मेथड के ज़रिए हमने रिसर्च किया, वो मेथड हमने लिख देना है मेथड की हेडिंग में, यानी कि रीडर्स को बता देना है वो मेथड। तो वो मेथड अगर तो आपका क्वेश्चनियर वाला मेथड है कि आपने ऐसे क्वेश्चनियर फिल करवाए हैं जी कॉलेज ग्रेजुएट से, यूनिवर्सिटी के बिगिनिंग जिनका टर्म है उनसे आपने बता दिया पहले कि उनसे करवाएं, और फिर आगे आपने ये भी बताया है कि उन क्वेश्चनियर में क्या था। अब ये बताया कि देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच ऑफ द अदर 2 इंडिविजुअल्स, कि उनका दूसरों के साथ क्या सलूक है। हाउ द पैराग्राफ इज स्मॉल अमाउंट ऑफ द रिसर्च अमाउंट ऑफ हिज मेथड, एक्चुअल रिसर्च बीइंग अ डॉक्यूमेंट ऑफ 1200 वर्ड्स। एक्चुअल रिसर्च का डॉक्यूमेंट क्या है, 1200 वर्ड्स का होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो मेथड का पैराग्राफ है वो एक्चुअल रिसर्च से डेफिनेटली कंपैरेटिवली स्मॉल ही होगा। द राइटर्स ऑफ द सैटेलाइट रिपोर्ट, अब दूसरी जो एग्जांपल है हमने सैटेलाइट रिपोर्ट की डिस्कस की थी, उसको हम पढ़ने लगे हैं कि उसका राइटर क्या लिखेगा मेथड का तरीका। द राइटर ऑफ द सैटेलाइट रिपोर्ट लाइकवाइज प्रोवाइडेड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर। ऐसे ही वो भी अपने प्रोसीजर के बारे में, अपने मेथड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिस तरह उसने रिसर्च कंडक्ट किया है। He provides 3 paragraphs and 2 tables explaining their equipments. 3 paragraphs and 2 tables, ये आपने डिजिट याद कर लेने हैं कि जो सैटेलाइट वाला है जिसने सैटेलाइट पर रिसर्च किया वो इतने बताएगा, इतने टेबल्स और इतने पैराग्राफ देगा मेथड वाले पोर्शन में, ठीक है। 2 पैराग्राफ एंड 1 मैप डिस्क्राइबिंग द 11 स्टेट रीजन कवर्ड बाय द ट्रक्स, ठीक है। वो सारा बताएगा सैटेलाइट में कि 1 जो ट्रक ने जो रीजन कवर किया है, 11 स्टेज रीजन कवर्ड बाय द ट्रक, वो सारा एक्सप्लेन करेगा अपने किसमें बोला, जो उसने मेथड के जो उसने हेडिंग में लिखना है अपनी रिपोर्ट, अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोसीजर that you made when planning your research. Identify every aspect of your research what your reader might ask about. Ask yourself what aspect of your procedure might limit the conclusion that you can draw from your research. Identify every procedure that other researchers would need to understand in order to design a similar study. यानी कि क्या करें, पहले तो आप इस बात पे हो जाए ना सेटिस्फाई कि आपकी रिसर्च या आपका ये कंक्लूजन ड्रा हो रहा है। उसके बाद आप जो कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्शन है वो, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिससे आपके पॉइंट्स लेके वो रिसर्च के कोई आगे फर्दर भी उस पे रिसर्च करना चाहे तो वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम रिजल्ट्स पे। द रिजल्ट्स ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च आर द डेटा यू ऑब्टेन। रिजल्ट क्या है, इसका डेटा है। एम्पेरिकल रिसर्च का जो रिजल्ट है वो डेटा पे होगा। डेफिनेटली जो आपने रिसर्च करके डेटा लिया है कि इतने % लोग ये राय रखते हैं फ्रेंडशिप के बारे में, सोशल साइकोलॉजी के बारे में, इतने % लोग ये कहते हैं या ये रेशो ये है, वो डेफिनेटली डेटा की फॉर्म में होगा ना, तो वो डेटा होगा आपका रिजल्ट। ऑल्दो योर रिजल्ट्स आर द हार्ट ऑफ योर एम्पेरिकल रिसर्च प्रोडक्ट, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि आपका एम्पेरिकल रिसर्च प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो उसका हार्ट है। They may take up a very small portion of it. Generally results are presented in 2 ways, tables and graphics. Empirical research का जो रिजल्ट है आप 2 ways में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टेबल्स में या ग्राफिक्स में। द सैटेलाइट रिपोर्ट यूजेस 2 tables, द रिपोर्ट एंड फ्रेंडशिप यूजेस 4 tables एंड 11 ग्राफ्स। ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है बात, ठीक है, ये रिजल्ट की बात कर रहा है। Sentences. When placed in sentences, results are often woven into a discussion that combines data and interpretation. वो कहता है समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी रिसर्च सेंटेंसेस में भी आ जाती है। सेंटेंसेस का ये मीन है कि जब सेंटेंसेस में आएगी आपकी रिसर्च तो क्या होगा, आपको वोव करेगी आपके डिस्कशन को, टॉपिक को या वट एवर। मतलब सेंटेंसेस एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप फर्दर आप कर सकते हैं आगे डिस्कशन। डेटा तो आपको जो प्रोवाइड कर दिया वो कर दिया कि यानी कि ये डिजिट है वो तो डिजिट हो गया ना, लेकिन सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए सेंटेंसेस में होती है रिसर्च, लेकिन ऑलवेज नहीं, ज़्यादा प्रेफर जो इसका रिजल्ट है वो आपने टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में करना है। और अगर सेंटेंसेस में देना है तो वो भी आप ऐड करें, लेकिन टेबल और ग्राफिक्स के बाद में, ठीक है। डिस्कशन
Sometimes writers briefly present all the results in one section and then discuss them in a separate section. वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, 2 सेक्शन बनाए, एक में उसने ग्राफ बना दिया, उसमें डेटा बता दिया, दूसरे में उसने उसको डिस्कस कर दिया, यानी कि 2 सेक्शन बना दिए उसने रिजल्ट के. Sometimes they combine the two in a single integrated section. Whichever method you use, your discussion must link your interpretative comments with the specific result you are interpreting. वो कह रहा है कोई भी मेथड यूज़ करें, इंटीग्रेटेड मेथड यूज़ करें या सेपरेट मेथड मेथड यूज़ करें, आपकी रिसर्च, आपका जो है डिस्कशन टॉपिक, उसको इंटरप्रेट यानी कि उसको खोल के वाज़े मुकम्मल तशरीह बयान कर रही हो, ताकि आपके रीडर्स को कोई भी एम्बिग्विटी बाकी ना रहे. नेक्स्ट आ जाते हैं कंक्लूजन्स पे. किसका कंक्लूजन भला? रिसर्च रिपोर्ट का कंक्लूजन. ठीक है, ऊपर रिजल्ट हमने रिसर्च का रिजल्ट किया, जो आपने रिसर्च परफॉर्म की उसका रिजल्ट, और अब जो रिसर्च रिपोर्ट हम लिख रहे हैं उसका कंक्लूजन है. ठीक है, Besides interpreting the results of your research, you need to explain what your result mean to in terms of original research question and the general problem you set to investigate. Your explanation of these matters or conclusions. आपने अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लिया, इसके अलावा आपने क्या करना है? आपने एक्सप्लेन करना है किसको भला? अपने रिजल्ट को इन टर्म ऑफ ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन एंड द प्रॉब्लम यू सेट टू इन्वेस्टिगेट. जो मसाइल हैं जिस वजह से आपने रिसर्च कंडक्ट की है, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? आपने रिजल्ट भी बता दिया, रिजल्ट को भी डिस्कस कर दिया रिसर्च के, लेकिन जो मसाइल थे जिस वजह से आपने रिसर्च की थी, उनको आपने डायरेक्टली एड्रेस करना है. किस में? कंक्लूजन की हेडिंग में. ठीक है, आपने बताया ये मसला था, फिर मैंने रिसर्च किया, ये मेरा रिजल्ट आया, और रिजल्ट से मैंने ये इसका हल निकाला, ये इसका सोल्यूशन निकाला. ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंडेशन. लास्ट हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग है कि द रीडर्स ऑफ सम एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट वांट टू नो व्हाट द राइटर्स थिंक वी शुड डू. दिस इज स्पेशली ट्रू इन केसेस वेयर दैट रिसर्च इज डायरेक्टेड एट सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. कॉन्सिक्वेंटली रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड ए सेक्शन ऑन रिकमेंडेशन. वो कह रहा है रिकमेंडेशन, हमने जो जनरल रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी उसमें भी ये हमने सेक्शन डिस्कस किया था. रिकमेंडेशन है कि जो आप खुद बता रहे हैं रीडर को कि वो ये करे, ये करे, ये करे. वो कहता है ये प्रैक्टिकली सेक्शन स्पेशली तब ऐड होता है जब आपकी रिसर्च किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हो. कि आप समझ लें कोई डिजीज़ है, आप किसी भी डिजीज़ की एग्जांपल ले लें कि जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, आपने हॉस्पिटल में जाके, इंस्टीट्यूशंस में जाके, पब्लिक प्लेसेस पे जाके उस पर रिसर्च किया कि इसके फैलने की क्या वजह है. ठीक है, इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो स्प्रेड होती जा रही है, आपने इस पर रिसर्च की, फिर आपने अपना कंक्लूजन दिया, रिजल्ट दिया, डिस्कशन की, सारे आपने कर लिए, अपने सारे जो भी हमने सुपर स्ट्रक्चर, आउटलाइन, साइडिंग डिस्कस की, आपने सारी कवर कर ली अपनी रिसर्च रिपोर्ट में. अब आगे आप रिकमेंडेशन के टॉपिक पे, सेक्शन पे. ठीक है, अब इसमें आपने ये बताना है कि ये मैंने रिकमेंड करूँगा आपको कि ये आप करें, ऐसे आप पब्लिक प्लेसेस पे जाने से बचें, या फिर आप ये आप कह रहे हैं सेफ्टी मेजर्स अपनाएं तो आप इस डिसीज़ से बच सकते हैं. ठीक है, यानी कि आप जो मशवरा दें उन्हें, या आप रिकमेंडेशन दें, सजेशन दें, एडवाइस करें, वो हमारा आ जाएगा इस सेक्शन में. ओके, आप ना सिर्फ इस बात को नोटिस करें कि जो आपकी जनरल पहले हमने रिपोर्ट पढ़ी, फिर अब ये रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर आगे भी रिपोर्ट पढ़ी है तो आगे भी ढेर सारी रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे. बस ये मिक्सअप ना हो. इनका जो सुपर स्ट्रक्चर्स की हेडिंग है सारी ये याद करें, और अंदर जो है वो तो मैंने आपको डिटेल से समझा रही है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वो याद रहेगा और समझ भी आ गया होगा. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.